हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। बोले आज कितना एक्सटेंड करोगे? वो पहले पढ़ तो ले, अंत में बताऊंगा। चुपचाप कर दूंगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा। चुपचाप बता दिया जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि एक्सटेंड कहाँ कहाँ हो गया। सर कल आपको देखा था। कहाँ देख लिया भाई मुझे? मैं कल कोटा में था ही नहीं। कल मुझे कहाँ देख लिया तुमने? ठीक है, टेस्ट पेपर के बारे में बता दूं। टेस्ट पेपर में फ्लूइड पूरा आ रहा है, इलास्टिसिटी, फ्लूइड और हीट में थर्मोडायनेमिक्स तक आ रहा है। हालांकि तुम्हारा अगले संडे को टेस्ट है, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। हीट ट्रांसफर भी हो सकता है हो जाए या चल रहा होगा। ठीक है। मैं क्लियर कर दूं आपको। चलो क्वेश्चन ही बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन इलास्टिसिटी के हैं, 5 क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स के हैं, 5 क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक्स के हैं, 2 क्वेश्चन विस्कोसिटी के हैं, 2 क्वेश्चन सरफेस टेंशन के हैं, है ना। इसके अलावा फिर 5 क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के, 5 क्वेश्चन केटीजी के। मतलब पूरा पेपर मैंने बनाया, 45 क्वेश्चन मैंने बनाए इस बार बैक पोर्शन में काइनेमेटिक्स। बैक पोर्शन में काइनेमेटिक्स, अच्छा 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के, है ना। और वो बातें पूछी हैं जो पहले नहीं पूछी थी। पहले रिलेटिव मोशन ज्यादा नहीं पूछ पाया था, वो पूछा है मैंने। प्रोजेक्टाइल ज्यादा नहीं पूछ पाया था, वो भी पूछा है मैंने। ठीक है, 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के, 4 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के और 4 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास कोलिजन के। 4 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बैक पोर्शन में आ रहा है तुम्हारा। सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन और काइनेमेटिक्स, 4 4 4 12 क्वेश्चन तो ये बैक पोर्शन के। और 33 क्वेश्चन फ्लूइड और हीट मिला करके। 33 क्वेश्चन फ्लूइड और हीट मिला करके आज पेपर बना दिया मैंने बैठ करके, सब कुछ कवर किया। ठीक है ना, पेपर बिल्कुल नीट लेवल, थोड़ा सा नीट के आसपास ही मान लो। क्या होता है लेंथ, अपने को क्या होता है जब न्यूमेरिकल ज्यादा आने लगते हैं तो लेंदी लगने लगता है पेपर। लेंदी पेपर ही अपने को टफ लगने लगता है। ठीक है, टफ नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हीट पूरा नहीं दिया, हीट थर्मोडायनेमिक्स तक दिया है मैंने। हीट थर्मोडायनेमिक्स तक ही दिया है, क्योंकि वो ऑफलाइन वालों का वहीं तक हो पाएगा ना। ठीक है, चलो आ जाओ साहब। ठीक है, चलो आ जाओ साहब। अब मैं आगे कंटिन्यू करूं तो केटीजी स्टार्ट किया था। मैं कुछ बेसिक एजम्पशंस आपको बता रहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स बता रहा था, बेसिक एजम्पशंस मैं आपको बता रहा था। देखो क्या क्या एजम्पशन बताए थे, सारे आइडियल केस, सारे आइडियल केस अपन ने बनाए थे। आइडियल केस क्या थे? गैस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे साहब? आइडेंटिकल होंगे। गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, हाइड्रोजन के जितने भी है सब सेम होंगे, ऑक्सीजन के जितने भी है सब सेम होंगे। हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलग अलग होंगे, है ना, दोनों दोनों अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के सारे एक जैसे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन में कोई भेदभाव हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई छोटा हो, कोई कोई बड़ा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, है ना, कोई पिचका हुआ हो, कोई चपटा हो, ऐसा नहीं। सारे के सारे एक जैसे, आइडेंटिकल। हाइड्रोजन के सारे एक जैसे, ऑक्सीजन के सारे एक जैसे, लेकिन अलग अलग गैस के अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, ये मैं सारे एजम्पशन आपको बता रहा था साहब। मैं आपको बता रहा था कि इनको मानते हैं सॉलिड रिजिड इलास्टिक स्फीयर, है ना। ये मॉलिक्यूल्स जो है ना आइडेंटिकल तो है, लेकिन इनका शेप मान के चलते हैं स्फेरिकल। और स्फेरिकल में भी सॉलिड स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर। साथ में कुछ बातें और लिखी हैं, देखो, रिजिड और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास मानते हैं। पॉइंट मास मान सकते हैं, समझ सकते हो। पॉइंट मास किसको मानते हैं? जिसके शेप की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको पॉइंट मास मान लेते हैं। हम तो ट्रेन तक को पॉइंट मास मान चुके हैं। ठीक है, ये बोला रिजिड परफेक्टली इलास्टिक, ये मतलब क्या है साहब? ये कल जो हो गया था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार फटाफट फटाफट। जो लास्ट लेक्चर में हो गया था ना, उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, है ना। रिजिड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट स्फीयर। अब रिजिड का मतलब टक्कर के बाद में 2 के 3 नहीं होंगे, 2 के 4 नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, बोले टकरा टकरा करके मॉलिक्यूल खूब हो गए साहब। बोले जब जब मॉलिक्यूल करते हैं, टक्कर करते हैं, टूट जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, ऐसे नहीं होगा। 2 थे, 2 के 2 ही रहेंगे। टकराने से पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा इनका।
ठीक है। दूसरा मैंने कहा साहब ये चिपकते भी नहीं, ऐसे नहीं कि चिपक चिपक के गेंद बन गई, है ना, चिपक चिपक के बोले गैस मॉलिक्यूल टकराए, टकरा के चिपके और चिपक करके बॉल बना दी, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्या रहेंगे साहब, रिजिड रहेंगे, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था मोशन रैंडम होता है, ये तो बचपन से जानते हो। गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। गैस के मॉलिक्यूल मतलब एक तरह से बोला जाए ना तो इनके विचारों का जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। क्या करने आए हैं इनको खुद को नहीं पता कि धरती पे ये क्या करने आए हैं, है ना। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे दोस्त के पास जाने के लिए निकला था कि कुछ करता हूं मैं भी। रास्ते में टक्कर हुई, कहीं और निकल लिया, फिर टक्कर हुई, कहीं और निकल लिया, फिर टक्कर हुई, कहीं और निकल गया। बेचारा भाई क्या रैंडमली मूव कर रहा है, कहाँ जाना है उसको पता ही नहीं, उसको कहाँ जाना है कहाँ घूमना है बेचारे को पता ही नहीं। ठीक है, रैंडमली मूव कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं गैस के मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसका जीरो बोलते हैं। क्यों? क्यों, यार क्या करने है पता ही नहीं कर क्या रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, कभी इधर टकराता है, कभी बर्तन की दीवार से टकराता है, कभी गैस मॉलिक्यूल से टकराता है, इधर उधर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। मतलब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि साहब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। ठीक है, कई बात बोलता हूं मैं ऐसे बात कि भैया रैंडम वेक्टर्स जो होते हैं ना, वेक्टर वेक्टर रैंडम वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। रैंडम वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है साहब, जीरो आता है। ठीक है, मतलब ये बात अपन पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें लेकिन अगर आपसे बोलूं कि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज का रेंज बताइए, तो भैया जीरो से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। एक बर्तन में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, सबकी वेलोसिटी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। वो जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, रैंडमली मूव करते हुए मिलेंगे, बार बार टक्कर करते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं, वेलोसिटी को बदलते हैं, ये बदलता रहेगा, बदलाव होता रहेगा। तो जीरो से इनफाइनाइट रेंज के आपको गैस मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्पीड मैंने बता दिया, रेंज करता है जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, ये देखो रैंडमली मूव करते हैं ऐसे बर्तन में, कहाँ जाएंगे पता नहीं। और बताऊं मैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं, है ना, इंटर एटॉमिक रिपल्शन नहीं, आइडियल, सारी आइडियल बात। गैस के बारे में सारी आइडियल बातें यही कर रहे हैं, वास्तविकता दिखाऊंगा मैं क्या होती है, लेकिन सारी आइडियल बातें अपन यही कर रहे हैं साहब। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, मोह माया से परे, है ना, ये बिल्कुल कोई मोह माया नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। बस ये तो साधु सन्यासी हो चुके हैं, बस ऐसे ही बस रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, डेंसिटी में बोल चुका हूँ कांस्टेंट है, पूरे बर्तन में सब जगह डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि साहब भारी भारी नीचे बैठ गए, हल्के हल्के ऊपर उड़ रहे हैं, है ना, बोले नीचे डेंसिटी ज्यादा ऊपर डेंसिटी कम, नहीं। पूरे बर्तन में सब जगह डेंसिटी क्या है, सेम है। पूरे बर्तन में सब जगह डेंसिटी क्या है साहब, डेंसिटी सेम है, ये डेंसिटी नहीं बदलेगी। अच्छा, बर्तन की दीवार से टक्कर करेंगे, है ना, तो टक्कर तुम्हें पता है टकराने में फोर्स लगता है, और न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हो, फोर्स रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होगा। ये तो अपन एनएलएम के जमाने से निकाल रहे हैं साहब, एनएलएम के जमाने से तुम्हें फोर्स निकालना सिखाया मैंने। मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम ट्रांसफर रेट, फोर्स, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस, सब में फोर्स निकालना मैंने तुम्हें सिखाया साहब, है ना, डीबी अपॉन dt। ठीक है, तो बर्तन की दीवार पे फोर्स लगेगा, फोर्स आएगा तो प्रेशर आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी वास्तविकता पे लौटे। दुनिया में क्या गैस के अलावा और भी चीजें हैं, और गैस में भी आइडियल गैस के अलावा रियल भी इंसान। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये सॉलिड लिक्विड और गैस का कंपैरिजन बताऊं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम जो होता है ना सॉलिड का, और सबसे ज्यादा जो होता है ना गैस का। मतलब सॉलिड में क्या थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, सॉलिड के मॉलिक्यूल को पता है कि मेरे बगल में कौन है, लिक्विड को भी पता है मेरी बगल में कौन है ना। सॉलिड में थोड़ा पास पास होता है, लिक्विड में थोड़ा दूर होता है, और गैस वाले को तो पता ही नहीं कि मेरी बगल में कौन है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। देखो गैस का मॉलिक्यूल अगल बगल में कुछ फिक्स ही नहीं है, ये तो रैंडमली मूव करता रहता है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं साहब, इसी वजह से भाई इनके इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से हम डिफाइन करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको किसमें, सॉलिड में। सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर रियल गैस में। रियल में भी थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, और आइडियल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। आइडियल में तो जीरो अट्रैक्शन होता है सब। इसी के बेस पे अपन डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, ये प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा ना, है ना, जितना स्ट्रांग होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। माइनस लग रहा है, माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो देखो उल्टा ऑर्डर आया, देखो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उल्टा आ रहा है। ये सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, रियल गैस में उससे ज्यादा, और आइडियल गैस में मैक्सिमम जीरो। बाकी सब में नेगेटिव है, आइडियल गैस में जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी की। मैं आपको बताऊं काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता था इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। मैं आपको क्लियर करूं, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर। ओनली टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आप टेम्परेचर बदलोगे तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और क्लियर करना है ना, एक पॉइंट और समझना साहब। देखो साहब, अगर मैं आपसे बोल दूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो गया। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस सबका सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबका सेम नहीं है। अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, है ना, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी समझते हो ना, अंदर स्टोर्ड एनर्जी। ये अंदर स्टोर्ड एनर्जी के दो सोर्स होते हैं साहब। अंदर स्टोर कहां से होता है? ये दो सोर्स होते हैं, एक मॉलिक्यूलर मोशन और एक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ये सीधे सीधे बोले तो मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी का सोर्स बता रहा हूं मैं। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपस में कैसे बाउंडेड हैं, क्या प्यार है, कितना अट्रैक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी को बताता है साहब। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, है ना। अब आ जाओ साहब इंटरनल एनर्जी के ऑर्डर पे आ जाओ। अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी सेम। अब इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करोगे ना, ये इंटरनल एनर्जी क्या करेंगे? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करेंगे। आप देख सकते हो पोटेंशियल जितना ज्यादा रखोगे नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी से उतना ज्यादा माइनस होगा, तो इंटरनल एनर्जी उतनी कम आएगी ना। अगर मैं इंटरनल एनर्जी बोलता हूं तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रखोगे, नेगेटिव में जितना ज्यादा, ये सम उतना कम आएगा, तो इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सॉलिड के लिए सबसे कम, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? लिक्विड के लिए, उससे ज्यादा किसके लिए? रियल गैस के लिए, और सबसे ज्यादा जो मिलेगा ना, वो किसके लिए? सबसे ज्यादा मिलेगा आइडियल गैस के लिए। सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, पोटेंश काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग है। तो नेगेटिव में जितना ज्यादा, समझ सकते हो, टोटल एनर्जी उतना कम। तो ये इंटर एनर्जी का ऑर्डर आ रहा था, है ना। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो देख सकते हो सेम फॉर ऑल। पोटेंशियल एनर्जी ये सेम नहीं है, तो ये मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है साहब? आइडियल गैस, और मिनिमम किसके लिए? सॉलिड। अच्छा, कितना होगा? आइडियल गैस के लिए बोले तो पोटेंशियल जीरो है, ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक के बराबर होगा। आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा? काइनेटिक, प्योरली काइनेटिक। ठीक है, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अब ये आइडियल के कंसेप्ट में आपको और बता रहा था साहब। तो पता है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, गैस के मॉलिक्यूल का खुद का साइज नेग्लिजिबल होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो भैया जिस बर्तन में डालोगे, वो इस बर्तन का, उस बर्तन का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा ना। बर्तन छोटा है तो वॉल्यूम कम होगा, बर्तन बड़ा है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब गैस का मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल साइज होने की वजह से पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। इसलिए बोलते हैं कि साहब कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम। अच्छा, रियल गैस में ऐसा नहीं होता, रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस का एक फाइनाइट साइज होता है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ थोड़ा सा आइडियल और रियल। आइडियल गैस का साइज नेग्लिजिबल है, इसलिए पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा। रियल गैस का साइज नेग्लिजिबल नहीं होता, तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, क्योंकि जहां जाता है फाइनाइट साइज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो उसका अपोज करते हैं, है ना। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एक बेंच पर तीन फाइनाइट साइज के स्टूडेंट बिठाते हैं, चौथा आता है, तो जितना उसका साइज है उतना ऑक्यूपाई करेगा ना साहब। तो पूरा वॉल्यूम थोड़ी ऑक्यूपाई कर पाएगा, क्योंकि और लोग भी तो बैठे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम के स्टूडेंट बिठा दो, नेग्लिजिबल वॉल्यूम के स्टूडेंट बेंच पे बिठा दो, तो बहुत सारे बैठ सकते हैं। और एक 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 जो स्टूडेंट है नेग्लिजिबल वॉल्यूम का, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ रहे हो? अगर वॉल्यूम नेग्लिजिबल है ना, तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए बोलेंगे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर आंसर है। लेकिन अगर फाइनाइट साइज है ना, तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि जहां जाएगा वहां फाइनाइट साइज के मॉलिक्यूल उसको अपोज करेंगे, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे? रियल गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से कम होता है ना। रियल गैस का वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये लेस देन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ना वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? आइडियल गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, जबकि रियल गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से कम होगा। बात पकड़ में आ गई सर, है ना। चलो चलो मैं और बताऊं, एक डिफरेंस और बताऊं, एक प्रेशर का डिफरेंस और बताऊं, है ना। लगे आज गैस की बातें चल रही है ना, तो सारी बातें मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं और डिफरेंस बताऊं, ठीक है। सौरभ कुमार बेटा, यहाँ लिखा कर, यहाँ लिखा कर।
ठीक है, यहाँ लिख दिया कर, तू हैंड राइज मत किया कर, तेरा ऊपर वाला जो जो कमेंट था वो तो मैंने क्लियर कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? ये क्या चीज बोल रहा है सौरभ कुमार? जो लिखा तेने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा तेने? यहाँ लिखा कर, पूरी बात लिखा कर, क्या लिखा वो? ठीक है, चलो लौटो, वापस लौटो, वॉल्यूम का डिफरेंस समझ गए? वॉल्यूम का डिफरेंस समझ गए भाई? अब एक प्रेशर का डिफरेंस और बताता हूँ, एक प्रेशर का डिफरेंस और बताता हूँ। ठीक है, एक प्रेशर का डिफरेंस क्या है, देखो सुनना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आइडियल गैस तो कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं, कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं, तो एक गैस का मॉलिक्यूल जब बर्तन की दीवार से टक्कर करने जाएगा ना, तो पीछे से उसको कोई पकड़ के खींचेगा नहीं, तो भैया जितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन रियल गैस में तुम्हें पता है कि साहब वो जब गैस का मॉलिक्यूल टक्कर करने जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल उसको पीछे से पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है। अब सोच सोच सकते हो, अगर पीछे से पकड़ के खींचेंगे तो ये आइडियल गैस के मुकाबले कम फोर्स लगा पाएगा, और अगर आइडियल गैस के मुकाबले फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर भी तो कम होगा। तो रियल गैस का प्रेशर भी एक आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है। रियल गैस भी बर्तन की दीवार पे जो प्रेशर लगाती है ना, वो आइडियल गैस के प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। अब केमिस्ट्री में पढ़ते हो इसको, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। आइडियल गैस में ये दो करेक्शन अप्लाई करके रियल गैस इक्वेशन बनती है, वांडरवाल गैस इक्वेशन, है ना? थोड़ा सा केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वहां वांडरवाल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, अपने फिजिक्स में इतनी काम नहीं आती, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ते हो वांडरवाल गैस इक्वेशन, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, कि प्रेशर ऑफ रियल गैस क्या होता है? लेस देन फ्रॉम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और वॉल्यूम भी क्या होता है? कंटेनर के वॉल्यूम से कम होता है। अब ये दो करेक्शन जब आइडियल गैस इक्वेशन पे कर देते हैं ना, तो वो रियल गैस इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो मैं सारी छोटी छोटी बातें आज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक बात लिखी हुई है इसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक्सेप्ट 0 केल्विन। ये 0 केल्विन क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मैं आपको बताऊं ना, गैस का मतलब सब कुछ ही खत्म हो जाता है। थर्मल एनर्जी जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल गरीब के पास पहले ही नहीं है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो, प्रेशर जीरो, वॉल्यूम जीरो, सब कुछ ही जीरो हो जाता है ना? अभी आगे जब गैस पढ़ेंगे ना, गैस की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको ये 0 केल्विन पर क्या क्या चीजें जीरो हो जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है, दुनिया लुट जाती है उसकी। तो थर्मल एनर्जी खत्म, रैंडम मोशन ही खत्म हो गया, गैस का मॉलिक्यूल यहाँ लटका था ना, यहीं लटका रहेगा। अब सोचो अगर यहीं लटका रहेगा तो पूरा वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो मैं बता रहा था साहब, ये प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल किसको बोलते हैं साहब? आइडियल किसको बोलते हैं? जो भैया नियम कायदे कानून फॉलो करे हर कंडीशन पे, हर कंडीशन में जो नियम कायदे कानून फॉलो करता है ना, उसको आइडियल बोलते हैं। जो उससे अपने नियम कायदे कानून को कभी कभी फॉलो करे और कभी कभी फॉलो नहीं करे, वो रियल होता है, वो वास्तविक होता है साहब, आइडियल नहीं होता। आइडियल कौन? हर कंडीशन में नियम कायदे कानून फॉलो करने वाला आइडियल। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब हर कंडीशन से मतलब क्या? आप गैस पे लौटो, गैस की हर कंडीशन से मतलब क्या है? गैस की हर कंडीशन से मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर। गैस को भैया कितना ही दबा लो, गैस को कितना ही तपा लो, आप दबा तपा लो, कुछ भी कर लो, वो अपने नियम कायदे कानून नहीं छोड़ेगा, नियम कायदे कानून फॉलो करता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। अब गैस के नियम कायदे कानून क्या है? गैस के नियम कायदे कानून है गैस की इक्वेशन और गैस के लॉ। अगर प्रेशर टेम्परेचर की हर कंडीशन पर गैस के लॉ फॉलो करते हैं और गैस की इक्वेशन फॉलो करता है तो वो आइडियल है। और अगर थोड़ा भी डाइवर्जन रिप्रेजेंट करता है तो आइडियल नहीं, वो रियल है ना? वो रियल है ना? कभी कभी वास्तविकता पे आ जाता हो तो या नहीं, नहीं चलेगा। हर कंडीशन में गैस लॉ और गैस इक्वेशन फॉलो करे तो उसको बोलेंगे आइडियल, कभी कभी नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे? रियल, या कभी कभी करे तो उसको बोलेंगे रियल। समझ रहे हो ना, कि विशेष कंडीशन में जाके रियल लोग आइडियल बन जाते हैं, विशेष कंडीशन में, है ना? जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है ना, तो उस केस में कभी कभी क्या आइडियल बन जाते हैं। या कई बार अंदर से ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं, मैं दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, तो आइडियल बन जाते हैं साहब। वरना क्या होता है? रियल वास्तविकता पे जीते हैं। ठीक है, हाँ, ये आइडियल क्या है? सपना है, मोह माया है, ये वास्तविकता में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो ये देखो साहब, आइडियल गैस, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। देखो, रियल गैस जो होती है ना, उसको दबा करके तपा करके आप लिक्विफाई कर सकते हो। रियल गैस को प्रेशराइज करके, टेम्पराइज करके आप लिक्विफिकेशन कर सकते हो। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी टीसी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। रियल गैस को जब दबाते हैं ना, है ना, तो उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है ना? लेकिन आइडियल गैस के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तुम कितना ही दबा लो इस गरीब को, कितना ही तपा लो, कितना ही दबा लो, कितना ही दबा लो, ये कभी लिक्विफाई नहीं होगी, इसका कभी फेस कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी प्योरली क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो भी कौन सी, ट्रांसलेशनल, है ना, रोटेशनल वगैरह नहीं, प्योरली क्या होती है साहब, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। कंसेप्ट पकड़ में आया ना साहब? ठीक है, अच्छा ये छोटी छोटी बातें ये हालांकि पिछले टर्न पे बता दी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मास नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, वेलोसिटी हाई होती है 10⁻⁷, और रेंज बोले तो क्या बोलेंगे, 0 से इनफाइनाइट, है ना। ये आइडियल गैस। अब अच्छा रियल पे आओ, लो रियल पे आओ। क्या होती है रियल गैसेस जो है ना, कुछ विशेष कंडीशन में आइडियल बन जाती है। होता है ना कि भैया कुछ दबाव होता है घर वालों का, घर वालों का प्रेशर, कुछ समाज का प्रेशर, कुछ अपने अंदर से आवाज आने लगती, कई बार अपने अंदर से आवाज आने लगती कि नहीं नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, हम आइडियल बन जाते हैं। तो वो उस केस में क्या होता है साहब, आइडियल रियल क्या बनते हैं, आइडियल बन जाते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो गैसेस के लिए कंडीशन है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो डेंसिटी। ये जो हाई टेम्परेचर होता है ना, इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये कहलाता है बॉयल्स टेम्परेचर। ये बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है ना, इससे भैया यहाँ पर ये क्या होते हैं, आइडियल बन जाते हैं। इसका वैल्यू आता है साहब ये बॉयल टेम्परेचर निकालेंगे ना तो A/R भी आता है, A/R भी। ए केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये, ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना साहब? तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो डेंसिटी की कंडीशन में जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और वो टेम्परेचर जिससे कम पर ये आइडियल नहीं बनता है ना, जिस टेम्परेचर पे आइडियल बनता है उसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। इससे ज्यादा कर दो, गैस का टेम्परेचर बॉयल से ज्यादा कर दो, आइडियल बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। लेकिन इतने इससे कम टेम्परेचर पर कभी आइडियल नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है 8/27 A/R भी। ये क्या होता है साहब, जिस पर लिक्विफिकेशन होता है ना, लिक्विफिकेशन की समस्या खत्म हो, उसको बोलते हैं साहब ये क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये आता है TC बराबर 8/27 T। ये पिछले टर्न पे बता दिया था मैंने, लास्ट टर्न पे तुम बता दिया सब, है ना। ये सारी बातें अपन ने पिछले टर्न पे कर ली थी। मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, सिर्फ पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ। सारे जितने आइडियल केस मैंने बोले ना, ये सब इस चैप्टर में अपने काम आते रहेंगे। जब जब गैस की बात चलेगी और कुछ नहीं बोलेगा तो अपन क्या मानेंगे, आइडियल। और आइडियल का मतलब ये सारी बातें इस पे लागू होंगी। ठीक है, अच्छा साहब अब ये रियल गैस की इक्वेशन बता दूं आपको। ये रियल गैस की इक्वेशन होती है 1 मोल के लिए। 1 मोल रियल गैस का इक्वेशन है P+A/V², V-V बराबर RT। ये है साहब वॉन्डरवाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल गैस का रियल गैस इक्वेशन है P+A/V², V-V बराबर RT। मैंने कहा ना आपसे, वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, उसमें प्रेशर का करेक्शन करो, वॉल्यूम का करेक्शन करो, और करेक्शन करने के बाद सॉल्व करते हैं ना तो ये आंसर आता है सर। अब ये केमिस्ट्री में आती है बातें, फिजिक्स में नहीं आती है इतनी, और फिजिक्स में अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन फ्रैक्शन दिए हुए भी नहीं, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा इसमें, है ना, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं, है ना। बस तुम्हें थोड़ी सी बातें मैंने याद दिला दी। केमिस्ट्री में तुम पढ़ चुके होगे मेरे ख्याल से, पढ़ लिया केमिस्ट्री में, अरे केमिस्ट्री में पढ़ लिया साहब, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे यार। मैं जो बातें बोल रहा हूँ सुनी हुई तो लग रही है ना, प्रेशर का करेक्शन, वॉल्यूम का करेक्शन, मेरी बातें सुनी हुई लग रही है ना, है ना। प्रेशर का करेक्शन क्यों हुआ मैंने बताया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से। वॉल्यूम का करेक्शन क्यों हुआ, फाइनाइट साइज की वजह से। वो दोनों करेक्शन क्या है, जब आइडियल गैस इक्वेशन पे लगा देते हैं तो रियल गैस इक्वेशन बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं वांडरवाल गैस इक्वेशन। ए और बी जो है वांडरवाल कांस्टेंट है ना। ए जो आता है वो आता है साहब प्रेशर के करेक्शन की वजह से, और बी जो आता है ये वॉल्यूम के करेक्शन की वजह से। हाँ, फिजिक्स में छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन बने, इनकी यूनिट डायमेंशन पर, इनके यूनिट डायमेंशन पर फिजिक्स में क्वेश्चन बने सर। देखो ये वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही माइनस कर सकते हो, तो बी की जो यूनिट होगी ना वो मीटर क्यूब होगी, बी की यूनिट मीटर क्यूब होगी। वो ए की यूनिट अगर निकाले तो ये किसके, A/V², ये प्रेशर के बराबर होगा। तो ए की यूनिट क्या होगी, P/V² के बराबर होगी। अब प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर की पावर 3, होल स्क्वायर करेंगे तो मीटर की पावर 6, ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, है ना। ये बी मीटर क्यूब और ए आता है न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। ये अपने ये क्वेश्चन आया है AIPMT में, फिजिक्स में ये पूछा है यूनिट और डायमेंशन,
इनकी यूनिट पूछी गई, डायमेंशन पूछी गई। ठीक है, चलो आ जाओ साहब। अगर आइडियल होगा तो ए और बी 0 होगा, तो गैस इक्वेशन बनेगी साहब पीवी बराबर म्यू आर टी। आइडियल पे लौटो, वास्तविक रियल गैस से अब आइडियल पे आ जाओ। सारी बातें अब आइडियल करेंगे अपन। रियल के बारे में जितनी बातें बतानी थी मैंने बता दी। रियल गैस का इक्वेशन बता दिया। रियल गैस में प्रेशर आइडियल के बराबर नहीं होता, वॉल्यूम आइडियल के बराबर नहीं होता, डिफरेंस मैंने बता दिया। रियल गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है दबाने पर, आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। ये सारी आइडियल और रियल के डिफरेंस मैंने बता दिया। ठीक है, लो साहब गैस इक्वेशन पे आओ। अब ये क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो। बोला है गैस है और वो भी रियल है, रियल है, और ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। बोले रियल गैस है और ये पीवी बराबर आरटी फॉलो कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। अब तुम्हें पता है कि भैया रियल है और आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, मतलब आइडियल बन गया। अगर आइडियल बन गया इसका मतलब यहाँ क्या है, आइडियल बन गया इसका मतलब प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, प्रेशर लो होगा, डेंसिटी लो होगा। तो हाई टेम्परेचर कौन सा ऑप्शन, एक तो पहला, एक तीसरा, तो भैया दूसरा और चौथा तो कैंसिल हो गया। अब साथ में डेंसिटी लो होना चाहिए, लो तीसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर होगा डेंसिटी लो। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी और लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, इसका रीजन कोई मत पूछो, ये तो डायरेक्ट याद रखो इसे, है ना। फिर मुझे रियल गैस की गहराई में जाना पड़ेगा, रियल गैस की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी जो मैं बताना नहीं चाहता, जो अपने किसी काम की नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है तुम्हें कि भैया हाइट, वो टेम्परेचर, उसको बॉइल टेम्परेचर बोलते हैं, इतना ध्यान रख लो कि भैया हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो डेंसिटी पर जो रियल गैसेस है वो आइडियल बन जाती है, रियल गैसेस आइडियल बन जाती है। ठीक है, अब आ जाओ साहब, अब आइडियल की बातें करने वाला हूँ। रियल की बहुत बातें हो गई, अब सारी बातें आइडियल। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी बराबर म्यू आर टी। ये जानते हो, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, ये जानते हो यार। और यूनिट भी जानते हो, प्रेशर खूब खूब पढ़ा अपन ने प्रेशर यार, वॉल्यूम मीटर क्यूब, टेम्परेचर भी पढ़ लिया अपन ने, है ना। ये पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कई बार एटमॉस्फेयर में देते हैं, कई बार बार में देते हैं, वो तुम बदलना जानते हो। कई बार एमएम ऑफ एच कॉलम में देते हैं, है ना। अपन तो वाटर कॉलम तक में निकाल लिया सब, तो प्रेशर के बारे में सब जानते हो तुम। अच्छा, वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सब जानते हो ना सब, छोटी छोटी बातें। अब म्यू है नंबर ऑफ मोल्स, ये म्यू है मोलर अमाउंट ऑफ गैस, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, या ऐसा भी बोलते हैं एन डिवाइड बाय एन ए। एन ए नंबर ऑफ एटम्स, एन ए जानते हो ना, एन ए, एन ए सोडियम है। अरे एन ए मतलब सोडियम, एन ए मतलब सोडियम है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये एन ए क्या होता है, सोडियम होता है क्या, हमें कुछ बोलो। एन ए होता है एवोगैड्रो नंबर, जाग रहे हो ना, जाग रहे हो, एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर 6.023 टेंस टू पावर 23, है ना। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। ये इसका वैल्यू एसआई सिस्टम में होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये एसआई सिस्टम है। अब इसको जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 से डिवाइड करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है ना वो 1.98 आती है ना, 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या दो मान लेते हैं, इसको दो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दो मान लेंगे, ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए, गैस इक्वेशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में अपन बहुत बातें कर चुके हैं, टेम्परेचर के बारे में बता चुका हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 0 केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, सब बातें बता चुका हूँ तुम्हें। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अब ये प्रेशर जानते हो, न्यूटन एटमॉस्फेरिक, ये लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, एमएल, ये देखो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तुम जानते हो ना। वॉल्यूम 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, टेंस टू पावर -3 मीटर क्यूब, ये 1000 सीसी या 1000 मिलीलीटर, है ना। छोटी छोटी बातें। आ जाओ साहब, अब अलग अलग फॉर्म में डिस्कस करते हैं। बेसिक फॉर्म आपने बोला पीवी बराबर म्यू आर टी, है ना। म्यू आपने बोला या तो एम अपॉन एम डब्ल्यू या एन अपॉन एन एन ए, या एवोगैड्रो नंबर, एन ए या एन नॉट, से एन नॉट भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, अब एक कुछ छोटे छोटे सिंबल्स बता रहा हूँ, मतलब समझना। कैपिटल एम बोल रहा हूँ पूरी गैस का मास, एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, स्मॉल एम बोल रहा हूँ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, है ना। सिंबल देख लो,
स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल M पूरी गैस का मास, mw मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल N क्या होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस इक्वेशन पीवी बराबर म्यू आर टी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फिर इसकी अलग अलग फॉर्म बताता हूं पहले मैं। ये दिया हुआ है साहब 15 ग्राम ऑक्सीजन है, गैस इक्वेशन बताओ कैसी होगी। अब कुछ नहीं बोला तो ऑक्सीजन को अपन आइडियल गैस मानेंगे, ऑक्सीजन को आइडियल गैस मानेंगे, है ना, नहीं बोले तो आइडियल, तो आइडियल तो मतलब पीवी बराबर म्यू आर टी, म्यू होगा एम अपॉन एम डब्ल्यू, म्यू होगा एम अपॉन एम डब्ल्यू, ये म्यू, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास है 15 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 32 ग्राम, गैस इक्वेशन में रखो, पीवी बराबर 15 अपॉन 32 आर टी, होगा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर। मतलब कुछ नहीं बोल रहा ना, तो गैस को आइडियल मानना है अपने को, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, अपन तो क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे, आइडियल गैस मान लेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर म्यू आर। ठीक है, अच्छा ये छोटी छोटी बातें, एनटीपी एसटीपी, है ना, इनका मतलब क्लियर कर लो, सारे इंफॉर्मेटिव बातें बता रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी पर जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जबकि ये एसटीपी पर होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ये होता है साहब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एनटीपी एसटीपी का डिफरेंस देख लो, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन में मैं दोनों का 0.15 0.16 खा जाऊंगा, जब कैलकुलेशन करूंगा ना 0.15 0.16 खा जाऊंगा, दोनों को 270 से लेके सॉल्व करूंगा, दोनों को ही 273 लेके सॉल्व करूंगा। हालांकि कोई पूछे तुमसे कि भैया कोई फर्क है क्या, तो हाँ ये बोलना फर्क है, दोनों सेम चीज नहीं होते, दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते, फर्क है, देखो कितना फर्क है, बोले 0.01 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, समझ लो, 1.15 1.16। अच्छा प्रेशर दोनों का सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ नॉर्मल जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, भैया प्रेशर यही होगा 1 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम, अच्छा ये जो डाटा बोलते हो ना, ये डाटा बोलते हो 22.4 लीटर वॉल्यूम के लिए, सुन लेना एक काम की बात, वैसे तो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में तुम खूब लगाते हो, कभी कभी फिजिक्स में भी ये कंसेप्ट घुस जाता है ना, ये जो बोल रहे हो ना तुम कि भैया ये सारे आंसर बोल रहे हो तुम 22.4 लीटर पर, अगर वॉल्यूम, वैसे तो क्या है, गैस का वॉल्यूम बर्तन का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाए, एनटीपी एसटीपी बोल दे, तो भैया वॉल्यूम क्या लेना, 22.4 लीटर, है ना, फिर वो अपन उसके अकॉर्डिंग प्रेशर वगैरह निकाल सकते हैं, है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है भैया 22.4 लीटर। अब वो लीटर को मीटर क्यूब में बदलना जानते ही हो, ये डेंसिटी की बातें कर रहा है, ये तो बचपन से जानते हो, है ना। चलो गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, म्यू का वैल्यू रखो, म्यू का वैल्यू रखो एम अपॉन एम डब्ल्यू, है ना, ये देखो म्यू का वैल्यू मैंने एम अपॉन एम डब्ल्यू रखा रखा, या इसको एन एन अपॉन एन ए रख दो, एन अपॉन एन ए, ठीक है, ये एन अपॉन एन ए, समझ लो, दोनों फॉर्म रख सकते हैं अपन। अब मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, एक तो क्या बनेगा, एक फॉर्म बनेगा ये आर अपॉन एन ए, आपको क्लियर कर दूं, ये जो आर अपॉन एन ए होता है ना, ये के होता है, के वोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर अपॉन एन ए एक नया कांस्टेंट आता है सब, आर अपॉन एन ए के वोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1.38 टेंस टू पावर -23 जूल पर केल्विन, वो मोल कैंसिल हो गया ना, पर मोल कैंसिल हो गया, तो अब गैस इक्वेशन में रखा मैंने आर अपॉन एन ए, देखो आर अपॉन एन ए, इस आर अपॉन एन ए को मैं के लिख रहा हूँ, के क्या बन गया, पीवी बराबर एन के टी बन गया, आंसर बन गया पीवी बराबर एन के टी। गैस इक्वेशन का एक फॉर्म और आ गया, नंबर ऑफ मोल्स देता है तो म्यू आर टी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है ना तो एन के टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा तो एन के टी, है ना। चलो यहाँ पर एक और देखो, क्वेश्चन ही कर लो, चलो क्वेश्चन ही कर लो, दूसरी फॉर्म बाद में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन करो। ये बोला फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 30 सेंटीमीटर क्यूब, आइडियल गैस, दिस टेम्परेचर, दिस प्रेशर, मतलब सिंपल देखो, फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हाथ साफ करवा रहा हूं तुम्हें और कुछ नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, तो भैया मैं यहां आ जाऊंगा, पीवी बराबर एन के टी, तो ये एन बराबर पीवी अपॉन के टी, प्रेशर कितना है साहब 1.38 एटमॉस्फेरिक, बदलो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदलो, ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, के कितना साहब 1.38 10⁻⁻23, टेम्परेचर कितना भैया 300 केल्विन,
सारे डाटा ऐसा सिस्टम में रख दिए मैंने, देखो सब ऐसा सिस्टम है, वो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, ठीक है, ये भी ऐसा सिस्टम है, और टेम्परेचर भी केल्विन में, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 1.38 से 1.38 कैंसिल, वो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 10 टू पावर -23 था, नीचे बचेगा 10 टू पावर -21, ऊपर बचेगा 10 टू पावर -1, नीचे 10 टू पावर -21, है ना। ये सॉल्व करें तो कितना बनता है, अच्छा एक जीरो और है ऊपर, नहीं एक जीरो और है तो नीचे 22 हो गया, ये बचेगा 10 टू पावर +21, 10 टू पावर +21, कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला पता हो, कंसेप्ट पता हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स देता है तो म्यू आर टी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है तो पी बराबर एन के टी, मतलब कब कौन सा फॉर्म लोगे, समझ गए ना, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, बोले जी बराबर 10 क्यों लिखा हुआ है, तुझे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तुझे कंफ्यूज करने के लिए, बोले हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ये अर्थ क्या कहीं भी ले जाओ, है ना, ये यही होगा साहब, मतलब हाँ मून पे मत ले जाना, मून से गैस एस्केप कर जाती है, मून से गैस एस्केप मैं बता चुका हूँ तुम्हें, अब ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं अपन, मून पर गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, गैस भाग जाती है, ठीक है। चलो आओ साहब, ये P बराबर एन के टी, ये एन अपन ने निकाल ही लिया, एक और फॉर्म बताएं, और फॉर्म बताएं, P बराबर म्यू आर टी, है ना, एक बेसिक फॉर्म, दूसरा बनाया अपन ने P बराबर एन के टी, बना लिया ये एन के टी। चलो एक फॉर्म और बनाते हैं, म्यू का वैल्यू रखो m अपॉन एम डब्ल्यू, ये म्यू m अपॉन एम डब्ल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, देखना देखना, म्यू बराबर m अपॉन एम डब्ल्यू रखता हूं मैं, तो आप देखो इसको मैं लिख सकता हूं m अपॉन वी, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, और सबको पता है कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, ये रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू बन जाएगा, तो यहां से देखो पी बाय रो का वैल्यू क्या बन रहा है, पी बाय रो का वैल्यू बन रहा है आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, बन रहा है कि नहीं बन रहा, पी बाय रो का वैल्यू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है, ये आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अच्छा अब रुको, एक पॉइंट और सुनना ध्यान से, एक मॉलिक्यूल का मास मैंने स्मॉल एम बोला, मुझे बताओ एक मोल का मास कितना होता है, ठीक है, मास ऑफ वन मोल कितना होता है, मास ऑफ वन मोल एम डब्ल्यू होता है, एम डब्ल्यू, एक मोल का मास एम डब्ल्यू, और कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन एन ए एटम या एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं साहब, जानते हो ना साहब, तो जानते हो यार एन ए। अब रुकना रुकना मेरी बात बताना, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, तुम्हें पता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल एम है तो बताओ एन ए मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम इंटू एन ए होगा कि नहीं होगा, मुझे बोलो बताओ साहब, एक मॉलिक्यूल का मास एन ए एन स्मॉल एम है और टोटल एन ए मॉलिक्यूल है, तो एक मोल का मास होगा स्मॉल एम इंटू एन, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इसमें रखो स्मॉल एम इंटू एन ए, वो देखो आर अपॉन एन ए क्या बन गया, है ना, आर अपॉन एन ए क्या बन रहा है, आर अपॉन एन ए के बन गया साहब, के, ये के बन गया, तो एक फॉर्मूला और बन गया के टी बाय स्मॉल एम, बना कि नहीं बना, ये पी बाय रो एक फॉर्मूला और बन गया के टी अपॉन स्मॉल एम, ये देखो ये लिख रखा तुम्हारे सामने, है ना, ये सारी बातें प्रूफ कर रखी है, लिख रखी, देखो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू के टी बाई स्मॉल एम, पी अपॉन रो का वैल्यू या तो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू या क्या बन रहा है, ये बन रहा है के टी अपॉन स्मॉल एम। ये मैं गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि साहब स्मॉल एम को एएमयू में रखना है, गलत बात, ये एएमयू नहीं, सारे डाटा अपन ऐसा ही सिस्टम में रखेंगे, सब किलोग्राम में रखेंगे, एएमयू का चक्कर यहाँ नहीं, एएमयू आता है वहां न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं जब, है ना, यहाँ तो सब कुछ ग्राम किलोग्राम में रखेंगे अपन, सब ऐसा ही सिस्टम में रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो साहब, ये नेक्स्ट स्लाइड में डेरिवेशन बोल रहा है, नेक्स्ट में बताऊंगा, मैंने तो यही बता दिया तुम, आ जाओ साहब, ये स्मॉल एम पता है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल किसका, एक का, कैपिटल एम पूरी गैस का मास, एम डब्ल्यू मॉलिकुलर वेट, ये एम डब्ल्यू को हमने बोला स्मॉल एम इंटू एन, है ना, एम डब्ल्यू को ही बोला स्मॉल एम इंटू एन, डेंसिटी तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा रुकना रुकना, एक और चीज सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि साहब एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम और गैस के पास टोटल मॉलिक्यूल एन, तो पूरी गैस का मास एम इंटू एन होगा कि नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम और पूरी गैस के पास कैपिटल एन मॉलिक्यूल, तो पूरी गैस का मास स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन होगा कि नहीं होगा, ये स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, हाँ कि ना, है ना, इधर आओ, ये रो में रखो, रो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन अपॉन वी, ये जो ये देख रहे हो आप, अब ये यहां से ये एन बाई वी जो है ना, एन बाई वी, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर डेंसिटी, है ना, ये कहलाती है मॉलिकुलर डेंसिटी, मॉलिकुलर डेंसिटी,
एक होती है मास डेंसिटी और एक होती है मॉलिकुलर डेंसिटी। ये एन बाई वी को लिख रहा हूँ स्मॉल एम, ये बनता है स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम। समझ पा रहे हो ना? रो बराबर स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, है ना? ये रो तो क्या है, गैस का डेंसिटी, और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है मॉलिकुलर डेंसिटी। स्मॉल एन मॉलिकुलर डेंसिटी, दोनों डेंसिटी में रिलेशन बना दिया। ये जितनी मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ ना, सब पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना? हर छोटी छोटी बात पर क्वेश्चन बनते हैं। सिंबल्स देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्मॉल एम पूरी, स्मॉल एम एक गैस मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल एम पूरी गैस का मास, है ना? एम डब्ल्यू मॉलिकुलर वेट, है ना? मॉलिकुलर वेट बराबर स्मॉल एम इंटू एन ए, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, है ना? रो गैस की डेंसिटी, स्मॉल एन मॉलिकुलर डेंसिटी। समझ रहे हो? ये अब गैस इक्वेशन का एक फॉर्म बन गया, पीवी बराबर म्यू आर टी, एक पीवी बराबर एन के टी। ठीक है? एक एक बच्चा 3-4 बार बोलने के बाद भी मुझसे पूछ रहा है कि स्मॉल एम, कैपिटल एम और एम में डिफरेंस क्या है? यार भाई, ये बोला ना, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास है ना? ये स्मॉल एम, ये पूरी गैस का मास है, ये कैपिटल एम, ये पूरी गैस का मास। तो इससे आसान भाषा में क्या समझाऊं? ये एम डब्ल्यू, ये एक मोल का मास होता है, ये भैया एक मोल का मास होता है। बता फर्क है कि नहीं? अरे फर्क है कि नहीं है तीनों में? तीनों में फर्क है कि नहीं है? जल्दी बोलो अनुराग बेटा, अनुराग, तीनों में फर्क है कि नहीं है? स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल एम पूरी गैस का मास, एम डब्ल्यू एक मोल का मास। फर्क है कि नहीं है? अनुराग, अनुराग, वे मैं सब बाकी सब बोल रहे हैं हाँ है। वो अनुराग कहाँ गया? क्वेश्चन पूछने वाला अनुराग कहाँ गया? अबे तू अनुराग सुन रहा है मेरी बात? वो नहीं सुन रहा, छुप गया, छुप गया। चलो अपन आगे बढ़े फिर। पी बराबर म्यू आर टी, ये मैंने बता ही दिया, म्यू एम अपॉन एम डब्ल्यू बता ही दिया, है ना? ये मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, ये पी बाय रो आ गया। ये पीछे प्रूफ कर लिया अपन ने, ये पिछले पेज पे प्रूफ कर दिया, है ना? ये कैपिटल एम वी इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना? ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वी रो, समझ रहे हो? वी रो, ये वी रो, एम इंटू एन, ये एन बाई, ये भी पिछले पेज पे प्रूफ कर लिया अपन ने। अभी पिछले पेज पे सब प्रूफ करके आ रहा हूँ, ये डेरिवेशन अब बता रहा तुम। ये मॉलिकुलर डेंसिटी, गैस की डेंसिटी, पी बराबर एन के टी, ये स्मॉल एन के टी, एक नया फॉर्म, एक नया फॉर्म, ये स्मॉल एन के टी तुमने बनाया ना, पी बराबर एन के टी, ये एन अपॉन वी मॉलिकुलर डेंसिटी है, इसको लिख दिया स्मॉल एन, है ना? ये चलो और बढ़ा रहे हैं, और बात आगे बढ़ा रहे हैं, स्मॉल एन को रो की फॉर्म में लिख रहा है, देखो रो, ये रो, ये बातें अपन सब प्रूफ कर चुके हैं, सब प्रूफ कर लिया अपन ने। ये लो पी बाय रो बराबर के टी बाय एम डब्ल्यू, ये के टी अपॉन स्मॉल एम पिछले पेज पे प्रूफ कर दिया मैंने, सब पिछले पेज पे प्रूफ कर दिया, है ना? अब कंक्लूड कर दूं, याद रखने वाली बात लिख रहा हूँ, ये बॉक्स बना रहा हूँ, देखो ये बॉक्स बना रहा हूँ, सब प्रूफ कर दिया मैंने, अब जो याद रखना है सुन लो। पीवी बराबर क्या है, म्यू आर टी। पीवी बराबर क्या है, एन के टी। एक और बनाया, पी बराबर स्मॉल एन के टी। ये लो तीन तीन फॉर्म बना दिए, है ना? ये यहां से पी बाय रो का रेशो जो बोला अपन ने, एक तो आया आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, एक आया के टी बाय स्मॉल एम, है ना? ये मॉलिक्यूल डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। और एक मैंने बोला साहब स्मॉल एन इंटू कितना, ये स्मॉल एन इंटू रो, ये सॉरी मॉलिकुलर डेंसिटी और गैस की डेंसिटी में रिलेशन बनाया ना अपन ने, ये स्मॉल एम इंटू एन, है ना? ये स्मॉल एम इंटू एन, अलग अलग जितने फॉर्मूले बनाए ना मैंने, सब इस बॉक्स में रख दिए। ये बॉक्स याद कर लो, नहीं करते हो तो मैंने निकालने के तरीके बता दिए, नहीं करते हो तो निकालने के तरीके बता दिए, सारी बातें प्रूफ करना बता दिया। स्मॉल एन मॉलिकुलर डेंसिटी, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। रो मास डेंसिटी, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो है मास डेंसिटी, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन मॉलिकुलर डेंसिटी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी बातें इस बॉक्स में आ चुकी है ना? अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सारी बातें प्रूफ कर करके मैंने दिखा दी। हर टर्म का मतलब बता दिया मैंने, हर टर्म का मतलब बता दिया। हर टर्म का मतलब क्या साहब, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, एम डब्ल्यू क्या है, रो क्या है, पी क्या है, वी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, सब बता दिया। अब गैस इक्वेशन पर दो चार क्वेश्चन हाथ साफ कर लें, दो चार क्वेश्चन कर लें गैस इक्वेशन पर। आओ साहब आओ, क्वेश्चन देखो। बोला सन का टेम्परेचर निकालो साहब, अगर डेंसिटी इतना है, प्रेशर वहां के एटमॉस्फेयर का इतना है ना? एंड एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस इतना है,
लो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दे रहा है, ठीक है। बोल रहा है साहब वहां टेम्परेचर निकाल के लाओ, वहां गैस का प्रेशर इतना है, वहां गैस का टेम्परेचर बताइए, अगर गैस की डेंसिटी इतनी, और ये ग्राम पर मोल दे रहा है साहब, ये ग्राम पर मोल मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, एमडब्ल्यू दे दिया, सीधे सीधे बोले तो ये एमडब्ल्यू दे दिया, ये 2/मोल। समझ पा रहे हो ना? अब गैस इक्वेशन पे आ जाओ, कौन सा फॉर्म लोगे? वे पीवी बराबर म्यू आर टी वाला लेंगे साहब, मोल देगा तो म्यू आर टी लेंगे ना, है ना। ये देखो मोल देगा तो ये म्यू आर टी वाला लेने वाले हैं, ये टेम्परेचर निकालने को बोल रहा है, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी में बदला, समझ रहे हो? पीवी बराबर म्यू आर टी, यहां से ये म्यू को क्या लिखा, म्यू को लिखा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये म्यू को एम अपॉन एम डब्ल्यू, है ना, ये वी से और डिवाइड कर दो, तो ये मास डिवाइड बाय वॉल्यूम रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू हो गया, है ना। एम डब्ल्यू तुम्हें दिया ही है, तो टी बराबर कितना, पी इंटू एम डब्ल्यू अपॉन आर इंटू रो, ये लो, ये सॉल्व कर लो। अब प्रेशर दिया हुआ है आपको, वो देखो प्रेशर कितना, इतना पास्कल, एमडब्ल्यू दिया हुआ है साहब, ये ग्राम में दिया था, इसको अपन ने बदल दिया, ये देखो किलोग्राम में बदल दिया, ऐसा ही सिस्टम में, है ना। डाटा रखो, डाटा रखो, आर का वैल्यू जानते ही हो, आर का वैल्यू जानते हुए सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 10⁻⁷ के, है ना। ये प्रेशर देखो किसमें रखा, ये प्रेशर रखा अपन ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये रखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मॉलिक्यूलर वेट रखा साहब, है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ये प्रेशर रख रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट रख रहे हैं, है ना, ये प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये 10⁹, ये 10⁹, ये कहाँ गया, एम डब्ल्यू आ गया, ये नीचे आपके पास रो आ गया, है ना, ये 8.34 आ गया, मतलब सारे डाटा ऐसा सिस्टम में रख दिए, है ना। डाटा देखो, डाटा देखो, सारे डाटा ऐसा सिस्टम में, सब ऐसा ही सिस्टम में, तो ये आ गया 10⁷ के अंदर, मतलब कैलकुलेशन की पूरी उम्मीद तुमसे रखी जा सकती है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो एक और लो, एक और लो। सन का टेम्परेचर इतना ही है यार, सन पर क्या है, फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, मैं आपको बताऊं, सोलर एनर्जी का सोर्स है फ्यूजन रिएक्शन, और फ्यूजन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए साहब, तो इतना हाई टेम्परेचर होगा तभी तो फ्यूजन चलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, पहाड़ पे ले जा रहा है साहब, पहाड़ी के टॉप पर बोल रहा है कि साहब टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, बोल रहा है बॉटम पे ले आते हैं तो टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। देखो टॉप पे जाते हैं तो प्रेशर बोल रहा है कितना, 70 सेंटीमीटर ऑफ एच, और बॉटम पे प्रेशर कितना है, बोले 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। टॉप पर जाते हैं तो टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस, और बॉटम पे टेम्परेचर बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है डेंसिटी कंपेयर करो, डेंसिटी टॉप और बॉटम की डेंसिटी कंपेयर करो सब, ठीक है। तो अब प्रेशर दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, और डेंसिटी की बात कर रहा है, तो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी वाला फॉर्मूला कौन सा, ये रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, भाई वही हवा, ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, तो मोलिकुलर वेट सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो रो इज प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी, आर तो कांस्टेंट है ही सेम। कहां पे कंपेयर करना है साहब, टॉप और बॉटम, ये लो साहब रो टॉप डिवाइड बाय रो बॉटम, है ना, क्या बन जाएगा साहब, पी टॉप डिवाइड बाय पी बॉटम, टेम्परेचर एट बॉटम डिवाइड बाय टेम्परेचर एट टॉप, ठीक है। ये प्रेशर देखो टॉप और बॉटम पर प्रेशर, ये आ रहा है 70 और ये आ रहा है 76, बॉटम पर टेम्परेचर बोले तो केल्विन में रखना, ये खुशी खुशी में खुदकुशी मत कर लेना, है ना, ये 300 और ये 280, ऐसा ही सिस्टम है ना। बच्चे क्या खुशी खुशी में कर लेते हैं खुदकुशी, ये सॉल्व कर लो साहब, कितना आ गया, 75/76 आ जाएगा। सॉल्व करें, जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना, ये सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें कि 75/76, आंसर 75/76, है ना, ये सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर। मतलब गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग कंडीशंस में वो यूज कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया गैस इक्वेशन पकड़ में आ गए, कर लोगे गैस इक्वेशन, अरे गैस इक्वेशन का उपयोग कर लोगे भाई, है ना। अब गैस के लिए कुछ नियम कायदे कानून है साहब, मैंने कहा ना नियम कायदे कानून क्या थे, कि गैस की इक्वेशन फॉलो करे और गैस लॉ फॉलो करे। इक्वेशन तो पढ़ लिया अपन ने, अब बात करते हैं साहब गैस के लॉ, गैस के लॉ कौन कौन से, नियम कायदे कानून कौन कौन से, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, एक और आता है, एक कंसेप्ट और आता है लॉ ऑफ मिक्सचर,
एक लॉ ऑफ मिक्सचर का कंसेप्ट और आता है ना? तो आ जाओ साहब, एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर बात करें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कब लगता है साहब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, है ना, और क्वांटिटी कांस्टेंट हो। सुन लेना, ये जितने भी लॉ है ना, जितने भी लॉ हैं, ये जितने भी लॉ हैं, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, ये सब लगेंगे जब क्वांटिटी सेम होगा। क्वांटिटी सेम होगा, क्वांटिटी सेम होना चाहिए, है ना। अलग अलग क्वांटिटी पर ये लॉ नहीं, है ना, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है बॉयल्स टेम्परेचर का कुछ स्टेटमेंट बताया था आपने, दिमाग अटक गया है, प्लीज बता दो सर। बॉयल टेम्परेचर क्या था? जहां पर रियल गैस आइडियल बन जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बॉयल टेम्परेचर अलग चीज थी, ये बॉयल लॉ अलग चीज है। वो चीज यहाँ उठा के मत लाना, वो चीज वहां उठा के, वहां से चीज यहाँ मत लाना। बॉयल टेम्परेचर क्या था? वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बन जाए, रियल गैस आइडियल आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, है ना, जहां उसके सारे पाप धुल जाएं, वो साधु सन्यासी हो जाए, मोह माया से परे हो जाए, है ना, वो आइडियल बन जाए, तो उसको बोलते हैं साहब बॉयल टेम्परेचर। साहिल समझ में आ गया बेटा? साहिल समझ गया? अरे साहिल समझ गया, आगे चलूं? अरे आगे चलूं, चलो आ जाओ। बॉयल्स, अब बॉयल लॉ पे आ जाओ। ये गैस के लॉ डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल गैस के लॉ। ये रियल की कोई बात नहीं हो रही, सब किसकी बात हो रही है? आइडियल की। ये किसकी बात हो रही है? आइडियल गैस लॉ, ठीक है। अब ये क्या है साहब? क्वांटिटी कांस्टेंट, म्यू क्या रहना चाहिए? सेम। और साथ में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम। तो मैथमेटिकली क्या बोलोगे? मैथमेटिकली बोलोगे देखो पीवी बराबर म्यू आर टी। मैं बोलता हूँ म्यू सेम है, टी सेम है, तो अल्टीमेटली पीवी का प्रोडक्ट सेम आएगा ना। देख सकते हो पीवी का म्यू और टी कांस्टेंट है, तो देखो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ये पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये के1 लिख रहा हूं मैं, के1, वरना के लिखता ना तो तुम इसको बॉयल्स कांस्टेंट मान लेते। बॉयल्स कांस्टेंट, इस के1 का वैल्यू क्या है? ये के1 का वैल्यू है P1 V1 P2 V2 या म्यू आर टी। इस के1 को बोलते हैं साहब बॉयल्स कांस्टेंट। ये के1 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉयल्स कांस्टेंट। बात पकड़ में आ रही है? आप खुद सोचो, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब बड़ा सिंपल फंडा, कि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लिमिटेशन देख लेना कि भैया म्यू और टी दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, क्वांटिटी भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मैंने कहा ना, जितने भी लॉ है ना, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, ये लगाने ही तब हैं जब क्वांटिटी कांस्टेंट। चलो रुको रुको रुको, मुझे एक बात बताओ। अब प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा? है ना, ग्राफ बनाए साहब, ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये छोटी सी ग्राफ की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, उम्मीद रखूं, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जानते हो भाई, ठीक है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट और क्वांटिटी भी कांस्टेंट। रुको रुको रुको, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि चार ऑप्शन देके पूछेगा पहचानो आइसोथर्मल कर्व कौन सा, और तुम ऑप्शन देख के बोलो अच्छा ये पूछ रहा है हमसे। मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आने लग जाए ना एग्जाम में, कि चार ऑप्शन दे करके बोलता है आइसोथर्मल कर्व पहचानो, तो वहीं तुम्हें तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे। बोले इतना आसान पेपर आया क्या? इस बार कट ऑफ फिर 600 के ऊपर जाएगी। बोले इस बार तो 650 आए, 650 जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है ना। इतना आसान भी नहीं आने वाला, है ना। क्वेश्चन कैसा बनेगा? इसमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बनेगा, कंपैरिजन वाला। सुनना मेरी बात ढंग से। ये तुमने बोला है कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कर्व बना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा लेकिन मैं टेम्परेचर बदलूंगा, है ना। आओ साहब, मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा लेकिन टेम्परेचर बदलूंगा। ये पीवी बराबर क्या था? पीवी बराबर ये कांस्टेंट था ना, और ये कांस्टेंट क्या था? म्यू आर टी था। बताओ साहब, टी अगर मैं बदल देता हूँ, टी को कांस्टेंट रखता हूँ, मान लिया पहले एक्सपेरिमेंट किया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस पर, अब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ टी बदला कि नहीं बदला? है ना, टी बदला, लेकिन अब टी पहले वाले टी से अलग है। तो बताओ इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा ना। जब इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा तो मुझे बताओ ग्राफ सेम बनेगा कि अलग बनेगा? है ना, ये अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे तो सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा? अलग अलग बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कंपैरिजन वाला, क्वेश्चन बनेगा कंपैरिजन वाला। देखो दो ग्राफ बनाए मैंने, दो आइसोथर्मल कर्व बनाए मैंने आपके सामने। ये बनाया T1 बराबर कांस्टेंट पर, ये बनाया T2 बराबर कांस्टेंट पर, और दोनों के लिए क्वांटिटी क्या है? सेम। क्वेश्चन बनेगा बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा? बताइए साहब, T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? ठीक है। अब सुन लो, सुन लो, कंपैरिजन का तरीका बता दूं मैं। सुनना मेरी बात, अब मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं,
वो ग्राफिकल, जहां भी ग्राफ से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए ना, सब जगह काम आएगा, खाली यहाँ पे नहीं, खाली हीट में नहीं, ये ग्राफ से जहां भी क्वेश्चन बने ना फिजिक्स में और कुछ कंपैरिजन करने को बोले, तो वहां मैं जो फंडा बता रहा हूँ ना, ये फंडा काम आएगा। ये फंडा क्या है? ठीक है भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो ही फंडे आते थे, या तो एरिया या फिर स्लोप। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो ही फंडे आते थे, या तो एरिया या फिर स्लोप। यहाँ कंपैरिजन करने का फंडा बता रहा हूँ। कंपैरिजन करने का फंडा भी या तो स्लोप है या फिर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। सुनना मेरी बात, कोई भी ग्राफ से पैरामीटर कंपेयर करना है ना, तो उसका आसान तरीका है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। क्या है, एक चीज कांस्टेंट कर दो और बाकी को कंपैरिजन कर दो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, है ना। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, प्रेशर कांस्टेंट। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम हो गया, है ना। यहां पर प्रेशर और म्यू सेम हो गया, यहां भी प्रेशर और म्यू सेम हो गया। लेकिन देखो यहां वॉल्यूम अलग है और यहां वॉल्यूम अलग है। अब गैस इक्वेशन में चार वेरिएबल थे, दो को तुमने कॉमन कर दिया, एक पी और एक म्यू कॉमन कर दिया, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया ना। अब फोटो देखते ही पता लग रहा है साहब कौन ज्यादा है, V2 मोर देन V1 है। अगर V2 मोर देन V1 है तो T2 मोर देन क्या होगा, T2 मोर देन T1 होगा। देखो कंपैरिजन किया मैंने, तुम्हारे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कंपैरिजन किया मैंने, है ना। फोटो देख के पता लग रहा है कि V2 मोर देन V1। अब V2 मोर देन V1 और V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो T2 मोर देन T1 हो गया सर, T2 ज्यादा होगा, है ना। ये कंपैरिजन का तरीका, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया। यही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता ना, तो इस पर सब जगह क्या होता है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। कोई मतलब कुल मिला के एक चीज कांस्टेंट करनी है, एक कांस्टेंट वो दे रहा है, चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल कौन, p, v, म्यू और t। एक कांस्टेंट वो दे रहा है म्यू, एक मैंने कांस्टेंट कर दिया p, तो बाकी दो को कंपैरिजन कर लिया, है ना। सीधे सीधे कंपैरिजन। ठीक है, चलो एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। मैं आपसे बोलता हूं कि साहब ये हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी पर ग्राफ बनाया, है ना। एक कांस्टेंट क्वांटिटी पे ग्राफ बनाया, मैं क्वांटिटी तो कांस्टेंट रखूंगा लेकिन डिफरेंट रखूंगा, क्वांटिटी बदल के ग्राफ बनाऊंगा। बताओ साहब, है ना। वापस लौटो पीछे, अगर मैं यहां से क्वांटिटी बदलता हूं, पहले एक मोल के लिए एक्सपेरिमेंट किया, फिर दो मोल के लिए एक्सपेरिमेंट किया, बताओ साहब क्वांटिटी बदलूंगा तो ग्राफ सेम आएगा कि अलग आएगा? डिफरेंट क्वांटिटी पे ग्राफ सेम या डिफरेंट? ठीक है, डिफरेंट आएगा। लो साहब, ये आया M1 के लिए, ये M2 मास के लिए, दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है। इसका टेम्परेचर भी T और इसका भी T। बताओ कौन ज्यादा, M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा? M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा? कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। चलो पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था, वर्टिकल ड्रॉ करता हूं। अगर वर्टिकल ड्रॉ करता हूं तो सब जगह वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। सब जगह वॉल्यूम कांस्टेंट, यहां और यहां वॉल्यूम कांस्टेंट, दोनों जगह वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन दोनों जगह प्रेशर तो अलग अलग आएगा ना, है ना। मैं यहां से बोल रहा हूं कि यहां भी V और T, ये भी V और T, लेकिन यहां देखोगे तो प्रेशर अलग अलग, ये P1 और P2, है ना। अब गैस इक्वेशन से कंपेयर करो भाई, गैस इक्वेशन PV बराबर म्यू आर टी, क्या क्या सेम, V और T सेम, तो आपको साफ साफ दिख रहा है P इज प्रोपोर्शनल टू M आ जाएगा। और गैस ये कर्व से दिख रहा है P2 मोर देन P1, हम बोलेंगे M2 मोर देन M1, हम बोलेंगे M2 मोर देन M1। समझ पा रहे हो ना, ये क्वांटिटी कंपेयर किया मैंने। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसा थोड़ी आएगा कि चार ऑप्शन देके बोलेगा आइसोथर्मल कर्व पहचानो, वो बच्चा भी पहचान लेगा वो तो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कंपैरिजन वाले आते हैं, है ना। या तो मास कंपेयर करवाएगा या टेम्परेचर कंपेयर करवाएगा। समझ रहे हो ना सब, मतलब ये मास कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग कांस्टेंट है। पहले मैंने 10 किलो लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, फिर 20 किलो लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर दोनों केस में टेम्परेचर सेम। चलो कुछ और फोटो देखो, कुछ और फोटो देखो। पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, पीवी का प्रोडक्ट का ग्राफ बनाओगे ना वॉल्यूम के साथ तो भी यही बनेगा। अच्छा, इवन प्रेशर के साथ बनाओगे तो भी यही बनेगा, है ना। ये देखो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, मैं प्रेशर बदलूंगा तो वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन पीवी का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। मैं वॉल्यूम बदलूंगा तो यहाँ पर प्रेशर बदलेगा लेकिन पीवी का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो ये प्रेशर के साथ ग्राफ। अच्छा, ये एक और P और 1/V का ग्राफ, P और 1/V। आप देख रहे हैं पीवी कांस्टेंट है ना। ये पीवी कांस्टेंट है तो P बराबर क्या बोल सकता हूँ, K1/V, या इसको बोल सकता हूँ K1 इंटू 1/V। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ P और 1/V में, इसको प्लॉट करता हूँ y एक्सिस पर, इसको x एक्सिस पर, तो y बराबर mx आ रहा है ना साहब। स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है, बन रही है। ये देखो, ये टेम्परेचर कांस्टेंट P और 1/V का ग्राफ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेगा आइसोथर्मल कर्व पहचानो
ये घुमा फिरा के कोई ना कोई देगा और बोलेगा ग्राफ बताओ कौन सा होगा। ठीक है, चलो एक इस पर क्वेश्चन कर लें। पहले अपन बॉयल्स लॉ पर एक क्वेश्चन कर लें। टेम्परेचर कांस्टेंट, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है साहब। ठीक है, देखो एनटीपी बोल रहा है, एनटीपी पर वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज टू 1/3 वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द न्यू प्रेशर विल बी। देखो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2। ये न्यू प्रेशर बोल रहा है तो P2 बराबर P1 V1 अपॉन V2 है ना। ये P1 बोल रहा है वॉल्यूम 1/3 हो जाए, वॉल्यूम 1/3 तो प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम अगर 1/3 तो प्रेशर 3 टाइम्स, प्रेशर 3 टाइम्स। एनटीपी पर तुम्हें सबको पता है एनटीपी पर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, तो भैया 3 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। आंसर आएगा 3 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये 3 एटमॉस्फेरिक, समझ पा रहे हो ना साहब? ठीक है, चलो एक अब दूसरा लो, चार्ल्स लॉ। ये तो अभी तक क्या था, बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब चार्ल्स लॉ पकड़ो, क्वांटिटी कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, खाली प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर कांस्टेंट और क्वांटिटी कांस्टेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा, गैस इक्वेशन पे आओ। गैस इक्वेशन पे, गैस इक्वेशन से मैं क्या बोलूंगा, गैस इक्वेशन से बोलूंगा साहब पीवी बराबर म्यू आर टी। क्या बोल रहे हैं साहब, हम बोल रहे हैं साहब ये म्यू कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट है, रखो इसमें म्यू कांस्टेंट और पी कांस्टेंट। जब म्यू और पी कांस्टेंट होगा तो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होगा, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। ये कहलाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन वही बनेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन बनेंगे। मतलब दो कंसेप्ट कॉमन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, है ना। चलो बताओ साहब, फटाफट बताओ, तुरंत बताओ। V और T का ग्राफ, है ना। अच्छा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो P और V का तो यही बनेगा, प्रेशर बदलने वाला ही नहीं है। V और T का ग्राफ बनाए तो साफ साफ दिख रहा है V/T रेशो कांस्टेंट होगा। ये V/T रेशो कांस्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू आर अपॉन पी, कांस्टेंट होगा ना। अबे म्यू कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, V/T कांस्टेंट, V/T कांस्टेंट, है ना। इस कांस्टेंट को मान लो, ये जो K2 कांस्टेंट, इसको मान लो चार्ल्स कांस्टेंट, ये चार्ल्स कांस्टेंट, है ना। ये K1 K2 अलग अलग लिख रहा हूँ, वरना तुम क्या बार बार K लिखता हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं सॉरी ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर हो गया। मतलब अपने को आदत है ना कांस्टेंट को K लिखने की या फिर C लिखने की, तो वो बच्चे सोचते हैं कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर हो गया। नहीं भैया, वो देखो, वो बॉयल्स कांस्टेंट अलग था, चार्ल्स कांस्टेंट अलग है, समझ रहे हो ना। तो V/T में ये ग्राफ बनेगा, है ना। अच्छा, पीओ V और T का ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन रुको रुको रुको, एक चीज और सुनो, अगर टेम्परेचर में केल्विन में रखता हूं ना तो ओरिजिन से पास होगा। यही टेम्परेचर को भाई सोचो, V इज प्रोपोर्शनल टू T, अगर ये केल्विन तो ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। यहीं पे अगर ये टेम्परेचर सेल्सियस में होता ना तो उसको केल्विन में बदलने के लिए ये 273.15 ऐड करते। मेरी भावनाएं समझ में आ रही है ना। ये पूरा का पूरा केल्विन में होता, लेकिन ये वाला टेम्परेचर तो किस में होता, ये तो सेल्सियस में होता ना। अरे समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अगर ये सेल्सियस में दिया जाता है तो केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्राफ बनाओ टेम्परेचर को सेल्सियस में रख के, केल्विन में रख के नहीं। ये देखो केल्विन में रख के तो ये बना दिया अपन ने, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, है ना। अब बोलता है सेल्सियस में बनाओ साहब, तो खुद देख रहे हो, इसको रखेंगे वाई एक्सिस पर, इसको रखेंगे एक्स एक्सिस पर, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा ना। वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस सी, ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ गया, देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, है ना। ये सेकंड वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना भाई, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से पास होगा। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर से पास हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर है भाई? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया, वी और टी का ग्राफ समझ गए भाई? ठीक है, केल्विन में तो ओरिजिन से पास। अच्छा, एक चीज पे और गौर करना, मैंने ओरिजिन को टच नहीं किया है। मैंने इस स्ट्रेट लाइन को, पहले वाले ग्राफ को देखो, ये ओरिजिन को टच नहीं किया, डॉट 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 कर रखा है, देखो ढंग से देखो, है ना। ओरिजिन को टच करने का मतलब समझते हो, ओरिजिन को टच करने का मतलब वॉल्यूम जीरो हो गया। ओरिजिन को टच करने का मतलब वॉल्यूम जीरो, टेम्परेचर जीरो केल्विन। क्या जीरो केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्या जीरो केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इसलिए इसको टच नहीं कर रहे। मतलब ये सही है ना यार, कोई भी चीज ऐसे तो कहीं भी कैसे टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है सब, है ना। इधर भी देखो, ये -273.15 पे टच नहीं किया, डॉट 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 कर रहा हूँ, देखो डॉट डॉट डॉट,
चलो अब आता है गैलुसेक लॉ। ये क्या होगा साहब? वॉल्यूम कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट, तो गैस इक्वेशन पे चलो। गैस इक्वेशन क्या बोलेंगे साहब? V कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T बोलोगे ना। ये देखो गैस इक्वेशन से ये बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। या ऐसा बोलेंगे कि साहब P बाई T का रेशियो क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। ये कितना होगा? ये होगा म्यू आर अपॉन V, है ना। इसको K3 को बोल रहा हूँ गैलुसेक कांस्टेंट, है ना। ये नाम पे नहीं जाना है साहब, ये गैलुसेक कांस्टेंट, समझ रहे हो ना। P बाई T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर क्वांटिटी कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। अब ग्राफ बनाए तो साहब देखो वही ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन वही 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 ग्राफिकल क्वेश्चन। देखो P और V का ग्राफ, तो कितना ही प्रेशर बढ़ा लो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। P और V का ग्राफ, ठीक है। ये देखो P और 1 अपॉन T का ग्राफ। अच्छा P और 1 अपॉन T सबको दिख रहा है, P बराबर K3 इंटू T, है ना। इसको अगर मैं लिखता हूं तो K3 1 अपॉन T लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन T, समझ रहे हो ना। अब मैं ग्राफ बनाता हूं तो P को y एक्सेस पर, इस 1 अपॉन T को x एक्सेस पर, तो देख रहे हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट, तो P और 1 अपॉन T का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा लेकिन अगर P और T का बनाए तो, ये तो P और 1 अपॉन T का बनाया, ये तो P और 1 अपॉन T, P और T बनाए तो बोलो बोलो। अगर P और T बनाए तो जल्दी बोलो। हाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा कहां से पास होगा? कहां से पास होगा? P और T बनाए तो स्ट्रेट लाइन कहां से? ओरिजिन से? नहीं, टेम्परेचर बताना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर केल्विन में है ना, टेम्परेचर केल्विन में है तो भैया ओरिजिन से पास होगा। और सेल्सियस में तो इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। ये देखो सेल्सियस में तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, पिछले केस की तरह। मेरी भावनाएं समझ में आ रही है ना? अब मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना? अब यस और नो बोलो, अब आगे ना बोलो, ठीक है। रुको, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आया हुआ है, P और T का ग्राफ पूछा था सब, और ये बताना भूल गया कि टेम्परेचर किस में। क्वेश्चन में बताना ही भूल गया टेम्परेचर किस में, केल्विन में कि सेल्सियस में। ठीक है, देखो अगर अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो हम ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑप्शन में या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो वही सही है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया उसने तो दोनों में से ऑप्शन में कोई एक होगा, एक होगा, तो जो होगा वही सही है। और अगर दोनों हुए तो, दोनों हुए तो वे फिर आंसर ये देना केल्विन वाला। ये हो चुका है, बच्चे बोलते हैं दोनों आंसर जाएंगे, दोनों आंसर जाएंगे, गलत है ना। कुछ नहीं बोले तो टेम्परेचर केल्विन में होता है, तुम्हें पता है। कुछ नहीं बोले तो टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में, तो आंसर देंगे फर्स्ट, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो फर्स्ट देना, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो झगड़ा ही खत्म। अगर पहला मिल जाए तो पहला दो, दूसरा मिल जाए तो दूसरा दो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही मिलता है ना, अच्छा दोनों मिलते हैं और क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करता है, तो केल्विन वाले को प्रेफरेंस देंगे, केल्विन वाले को प्रेफरेंस देंगे। समझ गए ना भाई? ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये ग्राफ दे रहा हूँ साहब, है ना। ग्राफिकल कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करें, थोड़े से ग्राफिकल कंसेप्ट पर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, है ना। अब ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो ग्राफिकल कंसेप्ट पर। ये चार फोटो देख रहे हो आप? चार फोटो देख रहे हैं? देख रहे हैं चार फोटो? चार फोटो दिख रहे हैं आपको? इनके लिए ये बोल रहा है साहब बताओ किस किस से मैच करेगा। ये ए किससे मैच करेगा? क्यू से, पी से, आर से कि एस से। बी किससे मैच करेगा? क्यू से, पी से, आर से कि एस से। वो सी किससे मैच करेगा, है ना। और डी किससे मैच करेगा। ये कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चन अपने एक ही बार आया, कॉलम कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन एआईपीएमटी में आज तक एक ही बार आया है ना। तुम कंसेप्ट पे आओ, तुम ये मत सोचो कि कॉलम मैचिंग अपने नहीं आएगा। कॉलम मैचिंग नहीं आ रहा, बोल दिया मैंने, चलो नहीं आ रहा। अपने को तो कंसेप्ट पकड़ना है ना साहब कि कौन से के लिए कौन सा सही है। पहले वाला देखो पी और वी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला ग्राफ है। भाई इनवर्स बन रहा है ना यार। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, आइसोथर्मल बन रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो भैया ये तो दिख गया, ए मैच कर रहा है आर से। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ए मैच कर रहा है आर से, दिख गया सबको। पहला बोल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज, ये सही बोल रहा है साहब, सही बोल रहा है। तो ए ये क्यू से भी मैच कर रहा है। अबे ग्राफ देख के पता लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बीपी बोल रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, गलत। एस बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट, ये भी गलत। तो ए तो हो गया, ए मैच करेगा आर और क्यू से, ए मैच करेगा आर और क्यू से। चलो इस बी वाले कर को पकड़ो। ऑरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन तो पी इज प्रोपोर्शनल टू पी है। ये बॉयल्स लॉ नहीं है, चार्ल्स लॉ नहीं है, गैलुसेक नहीं है, ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है साहब, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब फोटो देख के पता लग रहा है कि साहब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है,
और प्रेशर भी बढ़ रहा है, एरो दिया है ना इसने, एरो देखो, एरो देखो। चलो टेम्परेचर का पता लगाते हैं, टेम्परेचर का पता लगाए, पीवी बराबर म्यू आर टी, साफ साफ दिखा, पीवी बढ़ा, वीवी बढ़ा, तो भैया टी इज प्रोपोर्शनल टू वीवी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना भैया, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी इसके लिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब चेक करो किस किस से मैच करता है, वॉल्यूम इंक्रीज है, बिल्कुल सही बात है, बी वाला मैच कर रहा है क्यू से, है ना, बोल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, गलत बात। सी बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी गलत बात। एस बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट, ये भी गलत बात, सिर्फ क्यू से मैच करेगा, बी वाला ओनली मैच करेगा क्यू से, बी वाला ओनली मैच करेगा क्यू से। समझ पा रहे हो ना साहब? भाई टेम्परेचर वाला फंडा बताया ना मैंने, पीवी बराबर म्यू आर टी, टेम्परेचर पीवी बराबर म्यू आर टी। अब सब साफ साफ गर्व देख करके पता लग रहा है कि प्रेशर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, तो अल्टीमेटली पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से पी बी वाला सिर्फ मैच करता है क्यू से, बी वाला ओनली मैच करेगा किससे, क्यू से। अगला क्या बोल रहा है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सी वाला किससे मैच करेगा। सी में आपको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। आप एरो देख के बता सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेक करो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो सी वाला मैच कर रहा है क्यू से। बोला वॉल्यूम कांस्टेंट, गलत, क्यू से मैच नहीं करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी गलत। बोला प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट ये सही है, तो एस से मैच करेगा, ये सी वाला मैच करेगा क्यू से और एस से, क्यू और एस। अच्छा डी वाला पकड़ो, वॉल्यूम कांस्टेंट, गैलुसेक लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एरो देखो, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा। अब यहां पर प्रेशर बढ़ा, ये बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट, एस से मैच नहीं करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी गलत। वॉल्यूम कांस्टेंट, भैया ये भी गलत, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट सही है, तो सिर्फ किससे मैच कर रहा है, पी से, ये डी वाला मैच करता है पी से, डी वाला मैच करता है पी से, है ना। देखो ये ए वाला क्यू और आर से, बी वाला क्यू से, ये क्यू और एस से, ये पी से। पहचान लोगे ना भाई, मतलब गैस लॉ अप्लाई करके अपन प्रॉपर्टी पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट तो क्या होगा। ठीक है भाई, ये बी वाला जो कर्व है ना, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये आइसोमेट्रिक भी नहीं है, आइसोबैरिक भी नहीं है, ये कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने पता लगा लिया। चलो ये मैंने अभी पहचानना सिखाई दिया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। अभी ये वाला अगला क्वेश्चन देखो, T1 T2 बोल रहा है, कौन ज्यादा कौन कम, बोलो जल्दी बोलो, आंसर बोलो, कौन ज्यादा, T2 की T1, T2 ज्यादा है, थर्ड आंसर, अभी अभी करा था यार, है ना, ये अभी अपन ने पहचाना था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। चलो एक और क्वेश्चन लो, वी और टी का ग्राफ दिया हुआ है, वी और टी बोल रहा है P1 P2 पहचानो साहब, P1 P2 पहचानो, ये दो स्ट्रेट लाइन, है ना। आपको पता है कि भैया अगर क्वांटिटी कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो V बाई टी कांस्टेंट आता है, ये V बाई टी कांस्टेंट आता है, बताया था अभी चार्ल्स लॉ, अरे बताया था ना, म्यू आर अपॉन पी, बताया तो था, ये चार्ल्स कांस्टेंट, है ना। ये तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, K2 होगा, स्लोप होगा K2, और K2 का वैल्यू दिख रहा है आपको, मतलब इसका स्लोप बोले, मैथमेटिकली स्लोप बोले, तो ये टेन थीटा बराबर K2 बराबर ये होता है म्यू आर अपॉन पी, होता है कि नहीं, ये होता है म्यू आर अपॉन पी, है ना। अब एक तो तरीका है साहब, स्लोप से कंपेयर कर लो, फोटो देखते ही पता लग रहा है साहब कि ये P1, इसका स्लोप θ1, ये स्लोप θ2, आपको दिख रहा है, फोटो से दिख रहा है tan θ2 मोर देन tan θ1, और दिख रहा है स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो P2 लेस देन P1, P2 लेस देन P1, चौथा आंसर दिख रहा है ना, फोर्थ आंसर, P2 लेस देन P1, स्लोप से आंसर आ गया, है ना। आप बोलोगे नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कुछ और तरीका, आप तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोल रहे थे, उससे भी तो करो, उससे भी कर देता हूँ, उससे भी कर देता हूँ, घबराओ मत, उससे भी कर देता हूँ। एक तरीका मुझे स्लोप दिखा इसलिए मैंने कर दिया, है ना। स्ट्रेट लाइन का क्या स्लोप दिख जाता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आसानी से दिख जाता है, इसलिए स्लोप से कर दिया मैंने, है ना। अगर तुम्हें स्लोप नहीं दिखता तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना वो तरीका सब पे लगेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। आ जाओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चलो क्या ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं, वर्टिकल ड्रॉ करूं, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में जगह है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल में जगह, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे,
अब इस पॉइंट पे चले तो हम बोलेंगे टेम्परेचर T2, इस पॉइंट पे चले तो टेम्परेचर क्या है T1। गैस इक्वेशन पे आओ, पीवी बराबर म्यू आर टी, क्या है V और म्यू कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T है। साफ साफ दिख रहा है T1 मोर देन T2 है, तो भैया P1 मोर देन P2 होगा ना, ये P1 मोर देन P2। ये लो, मैंने हॉरिजेंटल वर्टिकल से भी कर दिया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से भी कर दिया, समझ रहे हो ना, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से भी मैंने इसको कंपेयर कर दिया और स्लोप से भी कंपेयर कर दिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कंपैरिजन वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन। ये थोड़ी आएगा यार पी और वी और टी का ग्राफ बनाओ, प्रेशर कांस्टेंट है ना, और तुम 4 ऑप्शन देके बोलो अच्छा, है ना, ये आएंगे कंपैरिजन वाले। ठीक है, बात पकड़ में आ गई साहब, है ना। चलो एक और देता हूं, एक और देता हूं, एक और देता हूं। ये लो, पी और टी का ग्राफ दे रहा है, वॉल्यूम कंपैरिजन करवा रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये V1 बराबर कांस्टेंट, ये V2 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, बोल रहा कंपैरिजन करो, है ना, रिलेशन पे चले। आपको पता है P बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा म्यू आर अपॉन वी रहेगा, है ना, ये गैलुसेक कांस्टेंट, ये P बराबर K3 इंटू टी, ये स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स, स्लोप अगर बोले तो स्लोप m बराबर टेन थीटा बराबर ये होगा म्यू आर अपॉन वी, म्यू आर अपॉन वी, मतलब देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोटो देख के ही पता लग रहा है टेन थीटा टू मोर देन टेन थीटा वन, क्या मिलेगा V2 लेस देन V1, ये मिलेगा V2 लेस देन V1, है ना, V2 लेस देन V1 चौथा आंसर मिलेगा भाई। ठीक है, चलो वर्टिकल लाइन से कर देते हैं, चलो चलो चलो, नहीं मुझे तो स्लोप निकालना आता ही नहीं, मैं तो वर्टिकल से करूंगा। आओ सब वर्टिकल लाइन, क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ और यहाँ इस पॉइंट पर टेम्परेचर और क्वांटिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर और क्वांटिटी कांस्टेंट। आओ साहब, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, गैस इक्वेशन पे चलो, PV बराबर म्यू आर टी, हम बोलेंगे T और म्यू सेम है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा। फोटो देख के पता लग रहा है P2 मोर देन P1, क्या मिलेगा, ये V2 लेस देन V1 मिलेगा, ये मिलेगा V2 लेस देन V1, है ना, V2 लेस देन V1। बात पकड़ में आई साहब, V2 लेस देन V1। ठीक है, ये तुम्हारे सामने कर दिया साहब, बहुत आसान फंडा, बहुत सिंपल साधारण सा कंसेप्ट। ठीक है, जो पसंद आए, वैसे आसान तरीका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट, ग्राफ से जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए ना, ये तरीका काम आता है। हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच या तो एरिया या स्लोप होता है, तुम्हें पता है, और स्लोप व्लोप अगर निकालना जानते हो तो बहुत बढ़िया है भाई, स्ट्रेट लाइन का तो निकाल लेते हैं बच्चे, बाकियों में दिक्कत आती है, पैराबोला, इलिप्स, उनमें नहीं निकाल पाते, तो भैया यही काम आएगा फिर। ठीक है, चलो ये स्लोप से भी कंपेयर कर दिया, एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे सामने, है ना, सॉरी पीटी ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है इसका वीटी ग्राफ बनाइए, इसका वीटी बनाइए, मैं बोल रहा हूँ इसका पीवी भी बनाइए, है ना, इसका पीवी भी बनाइए, तो एक ही बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ पीवी भी बनाओ। ग्राफिकल कंसेप्ट पर नेक्स्ट वैरायटी बता रहा हूँ आपको, एक ग्राफ देके बोलता है दूसरा बनाओ, है ना, 4 ऑप्शन में बने होते हैं, ऑप्शन देख के पहचान में आ जाते हैं, है ना, ऑप्शन देख करके पहचान में आ जाते हैं, क्या देखना होता है अपने को, सुनो और समझो। सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं, एबी, एबी प्रोसेस में आपको दिख रहा है क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सबको पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। ग्राफ देखो, एरो देखो, एरो देख के पता लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, ये तय है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। चलो बीसी प्रोसेस में चले, अगर बीसी प्रोसेस में चले तो प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा। एरो देखो, एरो, एरो का साइन देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, बड़ा सिंपल फंडा, दिख रहा है सबको। ठीक है, अच्छा आओ साहब, मतलब यही पता लगाना है कौन बढ़ता है, कौन कांस्टेंट है, कौन घटता है, अपने आप 4 ऑप्शन में अप्लाई करोगे ना, आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, सीडी प्रोसेस पे आओ, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपको दिख रहा है प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ये डी से ए में आ जाए तो फिर से प्रेशर कांस्टेंट, फिर से V इज प्रोपोर्शनल टू टी, एरो का साइन देखें तो टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम होगा,
है ना। अब बोल रहा है साहब बनाओ इसका वीटी कर्व बनाओ, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व बनाओ, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना। अभी बनाते हैं साहब, जो जो देखा ना वो सब अप्लाई कर दो। ए से बी में चलो, ए से बी में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और वॉल्यूम घटना चाहिए। अभी घटाते हैं साहब, ये लो, ए से बी में आ गया मैं, ए से बी में मैंने वॉल्यूम घटा दिया, ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम घटा दिया। अच्छा बी से सी में आ जाओ, बी से सी में बोल रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू t, अरे ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन लो, ये लो, v इज प्रोपोर्शनल टू t, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, साफ साफ दिख रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अच्छा सी से डी में चलो, सी से डी में हम बोलेंगे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम बढ़ा, लो साहब टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा डी से ए में आ जाओ साहब, डी से ए में फिर से v इज प्रोपोर्शनल टू t, ये v इज प्रोपोर्शनल टू t, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, है ना। और साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम भी कम और टेम्परेचर भी कम दिख रहा है भाई। ये ग्राफ बन गया साहब, वीटी कर्व बन गया आपके पास, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बन गया, ये पीटी का वीटी बना दिया। ये मैंने बना के दिखाया, चार ऑप्शन सामने होंगे, देख के पहचान लोगे। चलो इसका पीवी भी बनाना है, इसका पीवी भी बनाना है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ भी बनाना है, प्रेशर और वॉल्यूम, है ना। ए से बी में आपको दिख रहा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, ये लो ऐसा ग्राफ होगा, ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये A से B साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। चलो अब B से C में चलें, B से C, अब B से C में चलें तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और साथ में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लो साहब B से C, B से C में आ जाओ, साफ साफ दिख रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा सी से डी में आ जाओ, सी से डी में आ जाए तो प्रेशर फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिख रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैंने सब पहले पता लगा लिया। ठीक है, ये बी से सी, बी से सी में दिख रहा है ना, बी से सी में आपको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और साथ में एक मिनट, गड़बड़ हो गया, गलत बन गया, प्रेशर कांस्टेंट रखना है अपने को, प्रेशर, अपन ने तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं प्रेशर कांस्टेंट, बी से सी वाला गड़बड़ हो गया था, एक मिनट, बी से सी वाला गलत बन गया था, दोबारा बनाता हूँ, ये लो पीवी, पीवी, ये देख सकते हो, पहले ये, फिर ये लो प्रेशर कांस्टेंट, फिर वापस ये, फिर से प्रेशर कांस्टेंट, ये लो ऐसा बनेगा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, दो में टेम्परेचर कांस्टेंट, दो में प्रेशर कांस्टेंट, दो में टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल और दो में प्रेशर कांस्टेंट, है ना। ये नाम लिख दूं साहब, ये ए बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा और ये डी ए हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए। समझ पा रहे हो भाई, बहुत आसान, बहुत सिंपल, साधारण सा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल कंसेप्ट मैंने बताया साहब, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कंपैरिजन करने वाले, तो पहचानो, कंपैरिजन करो और क्वेश्चन बनाओ। चलो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, समय अपन ने एक्सटेंड कर दिया था 10 मिनट, 10 मिनट बचे अपने पास, दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, बनाए बनाए। बोला सिलेंडर है, सिलेंडर है, बोल रहा है गैस दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, बोला गर्म करो उसको, गर्म, लगातार गर्म करो, स्टेडीली हीट इट, नेग्लेक्ट एनी चेंज इन वॉल्यूम, बोले वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए तो प्रोसेस कौन सा हो गया, अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो प्रोसेस कौन सा हो गया, वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो प्रोसेस कौन सा होगा, अरे वॉल्यूम नहीं बदला तो आइसोकोरिक गैलुसेक लॉ। ठीक है, बोल रहा है फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल ब्रेक, बोले कब फट जाएगा। सोचो ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो गैलुसेक लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू T, गर्म करता जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। अब एक लिमिट होती है इसमें, टेम्परेचर फट, जिसमें जिसमें सिलेंडर फट जाएगा। ये बोल रहा है कि इतना बियर कर सकता है सब, इतना प्रेशर सिलेंडर बियर कर सकता है भैया, इतना होने पर फट जाएगा। तो आपसे बोल रहा है बताओ टेम्परेचर कितना होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भैया, अपने को P1 दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ पास्कल, T1 दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 ऐड करें, ये 273 ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया,
ये 320 केल्विन आ गया साहब, है ना। अब P2 कितना बोल रहा है, 8 इंटू 10⁵ पास्कल। T2 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। अब कब सीधे कंपेयर करो, T2 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन P1। ये T2 बराबर T1 P2 बाय P1। T1 कितना है 320 केल्विन, P2 कितना 8 इंटू 10⁵ पास्कल, ये 2 इंटू 10⁵ 4 गुना होगा, 320 इंटू 4 होगा। ये सॉल्व करें 8, ये 1280 केल्विन आएगा साहब, 1280 केल्विन, फर्स्ट आंसर। ठीक है, मतलब बहुत आसान, बहुत साधारण से क्वेश्चन है। मैं रोज तुम्हें ये बात जरूर याद दिलाता हूँ कि 45 में से 35 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फिजिक्स में। 45 में से 35 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फॉर्मूला बेस, कंसेप्ट पता हो, सॉल्व करना आता हो। समझ रहे हो, है ना। हर चैप्टर की यही कहानी है। फिजिक्स कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान फिजिक्स है साहब, मतलब क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। और पेपर भी मैंने ऐसे ही बनाया, पेपर भी ऐसे ही बनाया, बिल्कुल नीट लेवल का। थोड़ा लेंदी लग सकता है तुम्हें और कुछ नहीं। आज बैठ करके 2 घंटे लगाए मैंने, 45 क्वेश्चन छाटे, और मैंने पुराने पेपर देखे पहले, कौन कौन से टॉपिक नहीं पूछे थे, जो नहीं पूछे थे वो अब पूछे मैंने, है ना। वो पूछे मैंने। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो साहब, ये हफ्ता है, अगला हफ्ता है ना। हालांकि बच्चे के एग्जाम वाले हफ्ते में जागते हैं, एग्जाम वाले हफ्ते में मेहनत करनी शुरू करते हैं, है ना। और कई बच्चे तो आखिरी दिन मेहनत करते हैं, बोले हम तो आखिरी दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जरूर करो। चलो आओ साहब, एक और लो, है ना। ये अगला एवोगैड्रो लॉ है, 5 मिनट है अपने पास, एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ देते हैं। ठीक है, ये लो एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या होता है साहब, सब कुछ कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, भाई हद होगी। अब गैस इक्वेशन पे अगर मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं साहब P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हो गए ना साहब, है ना। P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। बताओ साहब, गैस इक्वेशन से सारे लॉ निकल निकल के आ रहे हैं, साइंटिस्ट अपने अपने नाम पे चिपका रहे हैं, है ना। एक ने बोला प्रेशर कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट, एक ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट, एक बोलता है वॉल्यूम कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट। ये नया आ गया, बोले पीवी कांस्टेंट, वीवी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो बोले इस समय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए, चाहे गैस कोई भी हो, है ना। बोले गैस कोई भी हो, दुनिया की कोई भी गैस लेकर के आओ, है ना। हाइड्रोजन लाओ, हीलियम लाओ, ऑक्सीजन लाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ, अगर पीवीटी सेम है तो सबके पास मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। इसको बोलते हैं साहब एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, मतलब दुनिया में कोई भी गैस, सबका प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, तो सबके पास मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये देख सकते हो साहब N1 बराबर N2। मतलब तुम सोच रहे होगे कि यार इनसे पहले हम पैदा क्यों नहीं हुए, है ना। इनसे पहले अगर हम पैदा हो गए होते तो हमारे नाम पे भी लॉ चल रहा होता, है ना। तुम तो इन लॉ को देख करके ये सोच रहे होगे, है ना। बोले मोहम्मद अकरम लॉ, है ना, हेलो बोले बोले अनाया मिश्रा लॉ, बोले सौरभ कुमार लॉ, एक बच्चा बोल रहा है बोले विनायक पंचोली लॉ, है ना। बोले हमारे नाम से भी लॉ बन गया होता, है ना। चलो वापस लौटो। हाँ, बोले गुप्ता जी का लॉ, बताओ साहब। एक बोल रहा मोदी लॉ, एक बोल रहा रह ही गया, मैं तो रह ही गया, बोले राहुल गांधी लॉ। अबे वो ममता दीदी को भूल गया तू, है ना, ममता दीदी लॉ। अच्छा एक जोमेटो, अच्छा ये आ गया बेटा, ये इंटरनेट वाला बेटा आ गया, बोले जोमेटो लॉ। तू भाई बहुत इंटरनेट देखता है तू, है। जो चीज वायरल होती है तुझे सब पता होती है ना। बीच में कौन आई थी, शिल्पा क्या आई थी, वो पता नहीं, वो भी तुझे पता था, है ना। उससे पहले वो पावरी भी तुझे पता था, हाँ, श्वेता आई थी, है ना। मतलब तुम परफेक्ट हो भाई। यही दिक्कत है, मतलब इंटरनेट आजकल के लाइव पढ़ने वाले बच्चों की समस्या यही है। बोले पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाता हूँ मैं, है ना। कहाँ खो जाता हूँ, बोले वो कभी फेसबुक पे, है ना, कभी यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर ये जोमेटो क्या है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू पढ़ाई कर, तेरे काम की चीज नहीं है ये, क्या जो, समझ रहे हो ना, पढ़ने वाले बच्चों के काम की चीज नहीं। ठीक है, चलो आओ। डाल्टन लो बताऊं, कल बताऊं, डाल्टन लो आज बताऊं, कल बताऊं, डाल्टन लो आज बताऊं, कल बताऊं। एक बच्चा बोल रहा है बार बार कि सर फॉर्मूले रट लें क्या टेस्ट के लिए। बेटा कोई फॉर्मूले नहीं रटने तुम्हें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाते हैं। क्वेश्चन करते हो ना तो सब पता लग जाता है, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले बन रहे हैं, सब याद हो जाते हैं, क्वेश्चन करो। ठीक है, और मतलब ये तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि ये
ये नोट्स बने बनाए मिलते हैं तुम्हें, क्वेश्चन करने पे समय लगाया करो, नोट्स बनाने में समय मत लगाया करो। नोट्स तो बने बनाए मिल रहे हैं तुम्हें, इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं को रिवाइज करो, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, ये केटीजी में गैस लॉ, गैस इक्वेशन के क्वेश्चन लगा लेना, गैस लॉ और कॉस्ट गैस इक्वेशन के क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है लेटेंट हीट प्रेशर पर डिपेंड करता है ना, मैंने बताया था ना तुम्हें, प्रेशर बदलते तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है, इसका मतलब मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड हीट बदल जाता है, यानी फेस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हीट बदल गया, और फेस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हीट बदल गया तो लेटेंट हीट बदल गया ना। ठीक है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सुन लो, है ना, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लेटेंट हीट प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? याद करो, मैंने बताया था कि अगर फेस कन्वर्जन के समय प्रेशर बदलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल गए तो रिक्वायर्ड हीट बदल जाएगी, फेस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हीट बदल जाएगी, और तुम्हें पता है कि यूनिट क्वांटिटी के फेस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं, तो लेटेंट हीट बदल जाएगी ना, तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। टेस्ट पेपर में वेव ऑप्टिक्स भी आने वाला था, नहीं आ रहा बेटा, हुआ ही नहीं तो आएगा कहां से, होगा ही नहीं तो आएगा कहां से, है ना, थर्मोडायनेमिक्स तक आ रहा है अभी तो। टेस्ट पेपर में स्कोर कैसे इंक्रीज करें? बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, जी तोड़ मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मतलब समझ लो ना, अपना अधिकार अपन जता सके, अपने अधिकार से अपन बोल सकें कि भैया मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। वेव ऑप्टिक्स हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है तुम्हारा, वेव ऑप्टिक्स तो स्टार्टिंग में ही हो गया, एक बच्चा बोल रहा है स्टार्टिंग में ही हो गया, एक बोल रहा है नहीं हुआ, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, बोले फेज 6 का नहीं हुआ, चलो जो भी है वो बाद में समेटा जाएगा सब, है ना। अभी तो संडे का टेस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया अभी आपको, संडे के टेस्ट में बैक पोर्शन से काइनेमेटिक्स, दोबारा बोल रहा हूँ काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, बैक पोर्शन से तीनों के 4 4 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बैक पोर्शन, और करंट पोर्शन में इलास्टिसिटी, फ्लूइड और हीट, 33 क्वेश्चन, कितने कितने मैंने आते ही बताए थे। जिनका हो जिस में क्या है, कुछ एक फेस का हुआ था, एक का नहीं हुआ था, जिनका नहीं हुआ था उनका हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, घबराओ, है ना, बाद में हो जाएगा। मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करना है, बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब करना है। नेगेटिव क्वेश्चन कैसे कम करें? एग्जाम में नेगेटिव कम करने का तरीका है पेपर एनालिसिस, फटाफट 5 मिनट 7 मिनट में क्वेश्चन छाटा करो, कौन से क्वेश्चन देखते होने वाले हैं, ऐसे 30 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें देखते होने वाले, अगर तुम पढ़ के गए हो तो पहले वो करो, पहले वो करो, है ना, अपने आप गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी, गलती कम से कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चन से ही कॉन्फिडेंस आएगा, जिस भी चैप्टर में तुम्हें कॉन्फिडेंस कम लगता है उसके उसके और क्वेश्चन करो, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कम होगी, हर समस्या का इलाज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और कुछ बोलो। वैल्यू पुट करते समय मिस्टेक हो जाता है तो ध्यान से वैल्यू पुट करो, जागते रहो एग्जाम में,